बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। एक पीढ़ी आती है, एक पीढ़ी जाती है, बनती कहानी नई। अरे आ गए आप लोग। बस ये गाना सुनते सुनते पता ही नहीं चला कि कब आप सब लोग आ गए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम आप ये गाना आखिर सुन क्यों रही थी, और अगर सुन भी रही थी तो हमें क्यों सुना रही थी। अब बच्चों तुम्हें क्या बताऊं, आज जो मैं आपको चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ, मैं जब भी उस चैप्टर के बारे में सोचती हूँ ना तो मुझे ये गाना याद आ जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी ये गाना सुना दूं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चे लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। और आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो बिल्कुल इस गाने को रिलेट करता है। कैसे? चलिए आपको मैं समझाती हूँ कि ये गाना किस तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड है। मैंने आपको इसीलिए सुनाया क्योंकि बिल्कुल इसी गाने में ही छुपा है इस चैप्टर का राज। गाने की स्टार्टिंग क्या थी? रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में डलते हैं। तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही कहता है हमारा ये चैप्टर नंबर 3 विच इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यानी कि यहाँ पर आप चेंज करने वाले हो पार्टनर्स के बीच का आपसी रिश्ता, क्योंकि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है तो पार्टनर्स के बीच का जो रिश्ता है वो भी बदलता है। तो इसीलिए कहा गया कि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। और जब ये रिश्ता बदलेगा, जब रेशो चेंज होगी, तो हमारे पार्टनर्स के साथ भी कुछ बदलाव होंगे। कोई पार्टनर फायदे में होगा तो कोई नुकसान में होगा। एक पीढ़ी आती है और एक पीढ़ी जाती है, बनती कहानी नई। तो यहाँ पर भी जब ये रिश्ते बदलेंगे, जब ये रेशो बदलेगी, तो उसके बाद हमारी फर्म भी एक नई फर्म कहलाएगी। जैसे यहाँ हमने कहा ना कि एक कहानी बनेगी नई, उसी तरीके से जब आप रेशो को चेंज करेंगे तो हमारी फर्म भी एक नई फर्म कहलाएगी, और उस फर्म को हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। जी हाँ, इस चैप्टर से हम पढ़ने जा रहे हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है। और रिकॉन्स्टिट्यूशन हमेशा तभी होता है फर्म का जब आप अपने फर्म के अंदर अपने एग्रीमेंट्स में किसी भी तरीके का कोई चेंज करते हैं। तो उन्हीं चेंज में से एक चेंज आपका है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्यों? क्योंकि आपने रेशो बदल देने की वजह से आपने पार्टनर्स के बीच का जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप था, जो अकाउंटिंग रिलेशनशिप था, वो आपने बदल दिया। सो देखो जरा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म क्या कहता है। So reconstitution of firm means that any change in the existing agreement of the partnership। अब भाई जब आप यहाँ पर अपने पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में किसी भी तरीके का चेंज करते हो, कोई भी बदलाव करते हो, तो इसका मतलब है कि आप एक नई फर्म की शुरुआत कर रहे हो। तो क्या मैम इसका मतलब ये है कि एक फर्म बंद हो गई और दूसरी फर्म स्टार्ट हो रही है? नहीं, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने अपनी फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट किया है। यानी कि कहते हैं ना, जैसे एक पुराना घर होता है फिर उसको रेनोवेट कर देते हैं, बिल्कुल नया जैसा लगता है। बस उसी तरीके से आप ये समझ लो कि हमने भी यहाँ पर अपनी फर्म के अंदर कुछ चेंजेस करे और उसके बाद हम उसको कह रहे हैं रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन की वजह से क्या होता है कि एक जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाता है, यानी कि जो पुराने रिश्ते थे वो खत्म हुए। अब एक नए एग्रीमेंट के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। अब होता है ना, कई बार हम लोग पहले किसी और रिश्ते में होते हैं, फिर वो रिश्ते जब बदल जाते हैं तो हम कहते हैं ना कि पुरानी बातें भूल जाओ, अब नए सिरे से नई शुरुआत करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ भी तो हमने यही बोला कि हमारी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होने जा रही है। क्यों? क्योंकि हमने आपस में रेशोज को चेंज कर दिया कि पहले हम किसी और तरीके से आपस में प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे थे, अब किसी और तरीके से किया करेंगे। तो पुराना एग्रीमेंट खत्म करते हैं और एक नए एग्रीमेंट से एक नई शुरुआत करते हैं। अभी मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाली हूं, पहले आप थियोरेटिकली देख लो कि चीजें क्या क्या हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट आपको चीज याद रखनी है वो यही है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है। एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में किसी तरीके का चेंज किया जाता है तो उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहते हैं, जहां पर एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट खत्म होगा और नया एग्रीमेंट स्टार्ट होगा। कब ऐसा कब कब होता है, कब कब अपनी फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट कहते हैं, कब कब हम कहते हैं कि एक नई कहानी बनने जा रही है? जब भी रिश्ता बदलेगा कहानी नई तभी बनेगी। जब कोई हमारी जिंदगी में आएगा तो कहानी बदलेगी, जब कोई जिंदगी से जाएगा तो भी एक नई कहानी बनेगी। तो यहाँ पर भी देखो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि वो पूछ रहे हैं कि कब हमारी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। तो देखो भाई, पहला तो यह है कि जब आपने आपस में ही रेशोज को बदल लिया,
कोई आया नहीं है आपकी जिंदगी में, कोई गया भी नहीं है, यानी कि ना कोई पार्टनर एंटर हुआ है, ना कोई पार्टनर आपके फर्म को छोड़कर गया है। आपने खुद ही ने आपस में डिसाइड किया कि यार अब पहले ऐसा किया करते थे, अब ऐसा करेंगे। तो जब भी रेशो चेंज होती है तो इसका मतलब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। दूसरा, जब भी आपके बिजनेस में कोई पार्टनर एडमिट करेगा, अब जब कोई आएगा नया इंसान तो रिश्ते तो बदलेंगे ना, तो यहां पर भी जब कोई एक पार्टनर एडमिट करता है फर्म के अंदर तो आप पुराने एग्रीमेंट के साथ नहीं चल सकते, आपको उसके साथ एक नया एग्रीमेंट बनाना होगा। उसी तरीके से अगर कोई पार्टनर हमारे फर्म को छोड़कर चला जाए, तो रिटायरमेंट लेके चला जाए, तो भी हमारी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, क्योंकि पहले हम उसके साथ बिजनेस चला रहे थे, अब उसके बिना हमें उस बिजनेस को चलाना है। इसी तरीके से डेथ, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, बात एक ही है। यह दोनों ही केसेस में एक पार्टनर हमारी फर्म को छोड़कर जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक में अपनी मर्जी से और एक में उस ऊपर वाले की मर्जी से। लास्ट है एमलगमेशन ऑफ 2 और मोर फर्म्स, जिसका मतलब हमें प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ के आए हैं कि जब 2 या 2 से ज्यादा फर्म्स आपस में मर्ज हो जाती हैं तो भी हमारे रिश्ते बदलेंगे। भाई पहले हम अकेले थे, अब हमारे साथ एक पूरी फर्म आकर चल रही है, तो यहाँ पर भी एक तरीके से आपका रिश्ता बदला है, तो यहाँ पे भी आपकी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूटेड कहलाएगी। तो ये 5 रीजंस हैं जो ये कहते हैं कि आपकी एक फर्म एक नया रूप लेगी। जब जब इनमें से कोई भी इवेंट होगा तो आपकी फर्म का एक नया रूप सामने आएगा, पुराना एग्रीमेंट खत्म होगा, नया एग्रीमेंट शुरू होगा, और उसको हम क्या बोलेंगे? रिकॉन्स्टिट्यूशन। सो जब भी आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब देखो, जब रेशो चेंज होगी तो उसकी वजह से पार्टनर्स के शेयर में चेंज आएगा, किसी को फायदा होगा तो किसी को नुकसान। ये अभी मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगी। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले निकालना सीखना होगा कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको ट्रीटमेंट करना होगा वो होगा गुडविल का। आपको काउंटिंग फॉर गुडविल सीखना होगा, आपको सीखना होगा काउंटिंग फॉर रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, फिर होगा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, एंड द लास्ट वन इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर बेसिकली हम यही सारे टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं कि जब रेशो चेंज होगी, जब इनका रिश्ता आपस में बदलेगा तो हमें क्या क्या चीजें ठीक करनी पड़ेंगी। ठीक है, सो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन, जो हमने चैप्टर के बारे में समझ लिया है कि चैप्टर हमें क्या कह रहा है और इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो अब मैं आपको ये जो इसका सबसे पहला टॉपिक है, पहली एडजस्टमेंट है, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो, इसका पूरा एक कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ। तो चलिए अब जरा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि आखिर ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है हमसे। देख, सपोज करो कि 3 पार्टनर थे किसी पार्टनरशिप फर्म में, ईना, मीना और डीका, है ना। अब वो तीनों पार्टनर्स आपस में जो प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे थे, यानी कि जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी वो थी 3:4:5। कहने का मतलब है कि सपोज करो मुझे अगर 1200 रुपए का प्रॉफिट होता है, मैंने 1200 रुपए कमाए, तो 1200 रुपए जब मैंने इन तीनों में बांटे तो ईना को मिले 300 रुपए, मीना को मिले 400 रुपए और डीका को मिले 500 रुपए। तो इस तरीके से पहले वो आपस में प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे थे, जिसमें अगर देखा जाए तो ईना का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा था क्योंकि उसे सिर्फ 300 रुपए मिल रहे थे। तो ऐसे में बाद में उन लोगों ने आपस में बातचीत करी, उन्होंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, क्यों किसी को ज्यादा और क्यों किसी को कम पैसा देना है, अब से हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या कर देते हैं, अब से हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को इक्वल कर देते हैं, हम सभी बराबर कर लेते हैं। अब जो भी पैसा आएगा उसको बराबर हिस्सों में बांट लिया करेंगे। तो पहले वाली रेशो हम फॉलो कर रहे थे तो उसको मैं नाम दे देती हूँ ओल्ड रेशो। क्यों? क्योंकि वो ओल्ड एग्रीमेंट का पार्ट था। अब जो हमने डिसाइड किया वो हमारे नए एग्रीमेंट का पार्ट है। इसका मतलब ये जो नई रेशो हमने आपस में डिसाइड करी ये हमारी न्यू रेशो है। ठीक है, अब इस रेशो के हिसाब से अगर मेरे को फिर से 1200 रुपए का सपोज प्रॉफिट होता है, फिर से मैं इसको आपस में बांटती हूँ, तो भाई ईना को मिलेंगे 400, मीना को भी मिलेंगे 400 और डीका को भी मिलेंगे 400। क्योंकि अब सबका जो हिस्सा है वो बिल्कुल बराबर है तो तीनों को इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला। अब अगर पीछे मुड़कर देखा जाए तो उन्होंने जब पीछे मुड़कर देखा कि यार पहले क्या हो रहा था, अब तो हमारे हाथ में 400-400 रुपए आए हैं, बट पहले क्या हुआ था। तो पहले अगर देखा जाए तो ईना ने देखा कि पहले उसको उसी 1200 रुपए में से सिर्फ 300 रुपए मिले थे, जबकि अब न्यू रेशो की वजह से, रेशो बदल जाने की वजह से अब उसे 400 रुपए मिले। इसका मतलब ईना के शेयर में भाई पहले मिल रहे थे 300, अब मिल रहे हैं 400। इसका मतलब ईना के शेयर में 100 रुपए से बढ़ोतरी हो गई।
₹100 एक्स्ट्रा मिल गए। तो ये तो बहुत ही खुश हुई ईना, यार ये तो बढ़िया हो गया कि अब पहले शेयर कम मिल रहा था, अब शेयर ज्यादा मिल रहा है। वहीं पे अगर हम मीना की बात करें तो मीना को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, पहले भी 400 थे, अब भी 400 है। भाई मीना को पहले भी 400 मिल रहे थे, अब भी 400 मिल रहे हैं, तो उसको तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो उसने कहा ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, मुझे तो पहले भी इतना मिल रहा था, अब भी इतना ही शेयर मिल रहा है। ठीक है जी। अब डीका के साथ क्या हुआ? डीका ने जब अपने शेयर की तरफ देखा तो उसको सबसे बड़ा धक्का लगा। क्यों? क्योंकि भाई पहले उसको मिल रहे थे 500 रुपए और अब उसे कितने रुपए मिले हैं? 400 रुपए। यानी कि उसका शेयर तो 100 रुपए से कम हो गया। तो यहाँ पर क्या डीका को खुशी हुई होगी इस बात की? नहीं, डीका को बिल्कुल खुशी नहीं है। क्यों? क्योंकि यार उसके हाथ में तो 500 रुपए लग रहे थे और अब कितने लग रहे हैं उसके हाथ में? 400। तो ये जो 100 रुपए उसके कम हुए वो किसे जाके मिले? देखो, ईना को। उतने जितने पैसे का नुकसान डीका को हुआ, उतने ही पैसों का फायदा ईना को हुआ। और एक पार्टनर ऐसा रहा जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो यानी कि जब भी रेशो बदलेगी तो किसी को फायदा और किसी को नुकसान जरूर होगा। किसी का शेयर बढ़ेगा तो किसी का शेयर घटेगा। तो भाई यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला? हमने ये कंक्लूजन निकाला कि रेशो चेंज हो जाने की वजह से जिस पार्टनर का शेयर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो पार्टनर आगे आने वाले टाइम में गेन करेगा। भाई यहां पर ईना का शेयर 100 रुपए से बढ़ गया। क्यों? क्योंकि रेशो बदल गई। इसका मतलब उसने गेन किया है। तो ऐसा पार्टनर कहलाता है गेनिंग पार्टनर। क्या पढ़ा हमने? कि रेशो चेंज हो जाने की वजह से जिस पार्टनर का शेयर बढ़ जाता है वो पार्टनर क्या कहलाता है? गेनिंग पार्टनर। लेकिन वहीं पर रेशो चेंज हो जाने की वजह से जिस पार्टनर का शेयर डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर डीका के केस में हुआ कि उसका शेयर 100 रुपए से कम हो गया, डिक्रीज हो गया, तो ऐसा पार्टनर हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कहलाता है। यानी कि रेशो चेंज हो जाने की वजह से इसका शेयर कम हो गया, यानी कि इसने सेक्रीफाइस किया, तो इसीलिए ये कौन सा पार्टनर कहलाएगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जिसका शेयर बढ़ रहा है वो गेनिंग पार्टनर है और जिसका शेयर घट रहा है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। तो हमारे इस केस में गेनिंग पार्टनर कौन है? यहाँ पे ईना, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है? डीका। तो आई होप अब यहाँ पर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा कि क्या कि कौन गेनिंग पार्टनर होता है, कौन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है। तो चलिए अब अपने पहली एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं, विच इज द कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। चलिए अब हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। लेकिन पहले इसके लिए हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले लेते हैं। अब मैम ये गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होता है? बच्चे अभी मैंने आपको ये बताया कि जिस पार्टनर का शेयर इंक्रीज होता है ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसे हम गेनिंग पार्टनर कहते हैं। वहीं पर जिस पार्टनर का शेयर डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसे हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कहते हैं। हमारे प्रीवियस एग्जांपल में तो सिर्फ एक ही पार्टनर गेन कर रहा था और एक ही सेक्रीफाइस कर रहा था, तो वहां हम एक रेशो बिल्डअप नहीं कर पाए। बट समटाइम्स ऐसा हो सकता है क्वेश्चन के अंदर कि मोर देन वन पार्टनर आपका गेन करे या मोर देन वन पार्टनर आपका सेक्रीफाइस करे, तो ऐसे में आपको मिलेगी यहाँ पर एक रेशो। सो जिस रेशो में 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर का शेयर इंक्रीज हो रहा होगा उसे हम गेनिंग रेशो कहेंगे, और जिस रेशो में 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर अपने शेयर को सेक्रीफाइस कर रहे होंगे उसे हम सेक्रीफाइसिंग रेशो कहेंगे। अभी कैलकुलेट कैसे होती है? अब आप मुझे प्रीवियस एग्जांपल में बताइए कि हमने ये देखा था कि ईना को फायदा हुआ था, ईना को रेशो चेंज हो जाने की वजह से कुछ फायदा हुआ, इसीलिए आपने उसे गेनिंग पार्टनर कहा। अब मैं आपसे बोलूं कि मुझे ये बताओ कि उसको कितने से फायदा हुआ, कितने से गेन हुआ, तो आप क्या माइनस करोगे? भाई अगर आप उसे एक गेनिंग पार्टनर का नाम दे रहे हो, दैट मीन्स उसका जो न्यू शेयर है वो ज्यादा होगा। अगर आप किसी पार्टनर को गेनिंग पार्टनर की कैटेगरी में डाल रहे हो, विच मीन्स कि उसका जो न्यू शेयर है वो ज्यादा होगा और ओल्ड शेयर उसका कम रहा होगा, तभी तो वो गेनिंग है। तो गेनिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला भी क्या होना चाहिए? सो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। क्योंकि अगर हम ये जानना चाहते हैं कि कोई पार्टनर कितने से गेन कर रहा है और अगर हम उसे गेनिंग की कैटेगरी में डाल रहे हैं तो दैट मीन्स उसका नया शेयर ही इंक्रीज होना चाहिए। तो इसीलिए हमने फॉर्मूला बनाया न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर।
तो अगर मैं ईना के लिए इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करूं तो यहाँ पे ईना का न्यू शेयर था 400 और जबकि उसका ओल्ड शेयर था 300, तो 100 रुपीज से उसका गेन शेयर निकल कर आया विच इज पॉजिटिव, ठीक है। बट अगर मैं यही फॉर्मूला मीना के लिए कैलकुलेट करती हूं तो भाई मीना का न्यू शेयर भी 400 है और ओल्ड शेयर भी 400 है। इसका मतलब मीना ना तो गेनिंग की कैटेगरी में है ना ही सैक्रिफाइसिंग की कैटेगरी में। अब अगर यही चीज मुझे डीका के लिए फाइंड आउट करनी है तो डीका का जो न्यू शेयर है वो तो 400 है लेकिन उसका ओल्ड शेयर 500 है। तो इसका मतलब ऐसे में उसका जो शेयर निकल कर आया वो नेगेटिव निकल कर आया। यहां पर उसका शेयर कैसे निकल कर आया है? नेगेटिव निकल कर आया है। क्यों निकल कर आया नेगेटिव? तो क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि डीका गेन कर रही है? नहीं, डीका सेक्रीफाइस कर रही है। तो यहां पर एक कंक्लूजन निकलता है कि कभी भी अगर आप गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करते हो, क्योंकि देखो फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले यहां तो आपके पास डायरेक्टली शेयर गिवन था, हम यहाँ पे रेशोज में डील करेंगे। तो रेशो को देखकर आप एकदम से गेस नहीं कर पाओगे कि कौन सा गेनिंग पार्टनर है कौन सा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, तो आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। अब फॉर्मूले को सॉल्व किए बिना आपको ये बिल्कुल नहीं पता लगने वाला है कि गेनिंग पार्टनर कौन है और सेक्रीफाइसिंग कौन है। तो अगर आप गेनिंग रेशो का फॉर्मूला लगाते हैं और आपका जो आंसर है अगर वो पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव आने वाला पार्टनर आपका गेनिंग पार्टनर कहलाएगा, यानी कि ये आपका गेनिंग पार्टनर होगा। और अगर आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया और आपका आंसर नेगेटिव निकलकर आ गया तो आप ऐसे पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का नाम देंगे, क्योंकि हम अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, हम कोई भी एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अगर कभी आंसर हमारा पॉजिटिव आता है गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा के, भाई ऑब्वियस सी बात है गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा रहे हैं, पार्टनर भी गेनिंग है तो रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा। लेकिन अगर आप गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा रहे हैं और आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है, दैट मींस वो पार्टनर आपका फिर गेन नहीं कर रहा, वो पार्टनर क्या कर रहा है? आपका सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। क्योंकि गेनिंग पार्टनर का मतलब यही है कि उसका न्यू शेयर बड़ा होगा, ओल्ड शेयर उसका कम रहा होगा, ठीक है। समझ आ गया आपको? ठीक है। अब इसी तरीके से आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए सोचो ना। सेक्रीफाइस का मतलब क्या है कि आपका नया शेयर कम होगा जबकि आपका जो पुराना शेयर है वो ज्यादा रहा होगा, तभी तो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो कि आपको पहले ज्यादा मिल रहा था अब कम मिल रहा है। तो इसका मतलब आपका ओल्ड शेयर ज्यादा रहा, तो इसीलिए फॉर्मूला भी बना ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो यही चीज अगर हम यहाँ पे अब कैलकुलेट करें तो देखो भाई ईना के लिए ओल्ड शेयर क्या था उसका 300 जबकि न्यू शेयर उसका क्या है 400। तो क्या ईना सेक्रीफाइस कर रही है? नहीं, ईना कर रही है क्या? गेन। ईना यहाँ पे सेक्रीफाइस नहीं कर रही, तो यहाँ पे तो हमारा आंसर नेगेटिव आ गया। क्यों? क्योंकि हम फॉर्मूला किस चीज का अप्लाई कर रहे थे? हम तो सेक्रीफाइस ढूंढ रहे थे। अब यहाँ पर अगर आपका न्यू शेयर 400 है और ओल्ड शेयर 300 है तो आप सेक्रीफाइस थोड़ी कर रहे हो, आप तो गेन कर रहे हो। ऐसे ही आप मीना के लिए चेक करो, भाई उसका पहले भी शेयर 400 था अब भी 400 है, तो इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। डीका के लिए अगर मैं देखूं तो पहला शेयर उसका 500 था, अब शेयर उसका 400 है, तो एक्चुअल में तो सेक्रीफाइस ये कर रही है ना डीका, तो इसका शेयर आया पॉजिटिव। अब यहां से मैडम क्या कंक्लूजन निकला? अब बच्चे यहां से देखो कि अगर आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई किया और आपका आंसर नेगेटिव निकल कर आया, इसका मतलब भाई वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, वो कर रहा है पार्टनर हमारा गेन, तो ये हमारा गेनिंग पार्टनर है। इसी तरीके से आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई किया, आपका आंसर पॉजिटिव आया, इसका मतलब इसी को ढूंढ रहे थे आप, यही है आपका सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको माइंड में फिट कर लेना है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कि आप जिस रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, अगर आपका आंसर उस रेशियो से पॉजिटिव आता है तो वो वही है जिसे आप ढूंढ रहे हो, यानी कि वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है अगर आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया। तो इस तरीके से आपको सिंबल्स का ध्यान रखना है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अब बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। दो फॉर्मूले जो है वो नोट डाउन कर लीजिए और अब हम रेडी हैं कि अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पहला क्वेश्चन विच इज ऑन पेज नंबर 3.47। सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग शेयर हमारा टॉपिक है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है ओम एंड श्याम आर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो हम लोग इंफॉर्मेशन को लिखते हुए चलते हैं कि क्वेश्चन में कहा गया कि दो पार्टनर हैं ओम और श्याम और दोनों जो हैं वो प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर कर रहे हैं। With effect from 1st April 2024, they agreed to share the profits in the ratio of 4:3.
अब उन्होंने 1 अप्रैल को ये डिसाइड किया कि हम ना अपने रेशो को बदल लेते हैं और बदल कर कितना कर लेते हैं 4:3। अब बच्चे ये हो गई हमारी ओल्ड रेशो और ये हो गई हमारी न्यू रेशो, ठीक है। सो कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू द चेंज इन रेशो। अब उन्होंने हमसे ये पूछा कि रेशो चेंज हो जाने की वजह से किस पार्टनर को गेन और किस पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि मैम गेनिंग रेशो का फॉर्मूला लगाएं या सेक्रीफाइसिंग रेशो का। बच्चे आप किसी का भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। अगर क्वेश्चन कुछ स्पेसिफाई नहीं करता, दोनों में से किसी का भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, आपको आंसर दोनों से मिल जाएगा। कैसे, देखते हैं। मैं यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है हमारा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, या मैं कहूँ अब ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो यहाँ पर ओम की ओल्ड रेशो क्या है 1/2 और न्यू रेशो क्या है 4/7। सो एलसीएम आया यहाँ पर आपका 14, तो 7 - 8। अब यहाँ पर मैंने जब सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाया और मुझे यहाँ पर आंसर नेगेटिव मिला, दैट मीन्स ये वाला पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर रहा होगा, ये वाला पार्टनर क्या कर रहा होगा, गेन कर रहा होगा। चलिए यही चीज अब श्याम के लिए भी चेक करते हैं। तो श्याम के लिए जब हमने ये चीज चेक करी, श्याम का भी जो ओल्ड शेयर है वो 1/2 है, न्यू शेयर उसका 3/7 है। अब यहाँ पे फिर से एलसीएम लिया गया, 7 - 6, अब उसका शेयर निकल कर आया पॉजिटिव 1/14। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाया और पॉजिटिव आंसर, इसका मतलब वो एक सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। तो बिल्कुल सिंपल था, यहाँ पर हमें सिर्फ गेन और सेक्रीफाइस शेयर निकालना था, क्योंकि 2 ही पार्टनर थे तो एक ने गेन करना था और एक ने सेक्रीफाइस। और हमेशा आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जितने से कोई पार्टनर गेन करता है उतने से ही कोई सेक्रीफाइस भी करेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे ओम gains by 1/14th share and Sham sacrifices by 1/14th share। हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। चलिए अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, X, Y and Z are sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. With effect from 1st April 2024, they decided to share the profit and losses equally. Calculate each partner's gain or sacrifice due to the change in the ratio. अब इस क्वेश्चन के अंदर भी हमारे पास क्या है कि अब यहाँ पे 3 पार्टनर्स हो चुके हैं। पहले शेयर कर रहे थे वो 5:3:2 में अपने प्रॉफिट्स को, यानी कि ये रही हमारी ओल्ड रेशो। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम अपनी रेशो कर लेते हैं इक्वल, यानी कि ये है हमारी न्यू रेशो। यहां भी हमें गेन और सेक्रीफाइस का शेयर कैलकुलेट करना है। अब भाई फिर से वही बात अराइज हुई कि मैम कौन सा फॉर्मूला लगाएं। बच्चे कोई सा भी फॉर्मूला लगाओ। मैंने भी प्रीवियस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशो का लगाया, अब मैं गेनिंग रेशो का फॉर्मूला लगाती हूँ आपके सामने। भाई गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड। तो अगर एक्स के लिए हम इस चीज को चेक करें तो न्यू रेशो है 1/3, ओल्ड रेशो है 5/10। आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा आपका 30, तो 10 - 15 यानी कि ये आया आपका -5/30। अब मैम हमने गेनिंग रेशो का फॉर्मूला लगाया, आंसर हमारा नेगेटिव आया, तो दैट मीन्स बच्चे ये आपका सेक्रीफाइसिंग पार्टनर रहा होगा। इसी तरीके से आप y के लिए इस चीज को कैलकुलेट करोगे, न्यू रेशो है 1/3, ओल्ड रेशो है उसकी 3/10, आपने एलसीएम लिया 30, 10 - 9 यानी कि 1/30। मैम ये तो पॉजिटिव आया, तो बच्चे अगर ये पॉजिटिव आया तो ये क्या है आपके लिए, एक गेनिंग पार्टनर है। Z के लिए कैलकुलेट करोगे इसी चीज को, न्यू रेशो 1/3, ओल्ड रेशो 2/10, अगेन आपने एलसीएम लिया 10 - 6 यानी कि 4/30। मैडम ये भी गेन कर रहा है, ये भी पॉजिटिव आया। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 2 गेनिंग पार्टनर है और एक सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, तो यहाँ रेशो बन सकती है, क्योंकि बच्चे रेशो बनाने के लिए हमें कम से कम 2 लोगों का शेयर चाहिए होता है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 लोग हैं जिनको हम रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो 2 पार्टनर आए हमारे Y और Z, अब Y का शेयर है 1/30 और Z का शेयर है 4/30, तो ऑफ गेनिंग रेशो ऑफ Y एंड Z कितना आया, 1:4। एक बात आप सभी लोगों को ध्यान रखनी है कि जब भी आप रेशो लिखेंगे तो हमेशा डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए।
सपोज करो अगर यहाँ होता 1/15 और यहाँ होता 4/30, तो भाई पहले आपको यहाँ पर भी 30 बनाना होगा, उसके बाद आप उसे रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए गेनिंग रेशियो तो हमने लिख दी 1/4। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, वो तो बन ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो आप सिंपली लिख देंगे x sacrifices by 5/30th शेयर। ठीक है, बस यही काम आपको यहाँ पर करना था और हमेशा आपने लिखना है कि कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। जितने से आप गेन कर रहे हैं उतने से ही आप सेक्रीफाइस भी कर रहे हो। तो आई होप अब आपको 2 पार्टनर में कैसे करना है, 3 पार्टनर में कैसे करना है, रेशो कब लिखनी है कब नहीं लिखनी है, ये सब समझ आ चुका होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ जिसके अंदर हमारे कुछ केसेस इन्वॉल्व हैं, जिससे आपको रेशोज निकालना, गेन शेयर निकालना, सेक्रीफाइस शेयर निकालना, ये सब चीजें आपको आ जाएंगी। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio of 5/4/1। यानी कि ये हमारी ओल्ड रेशियो गिवन है। कैलकुलेट द न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब क्वेश्चन में सिर्फ आपसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो ही नहीं पूछा है, न्यू रेशियो ही पूछा है। न्यू रेशियो, अब मैम न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे हम? बहुत इजी है न्यू रेशियो निकालना। जस्ट आपको कंडीशन को समझना है कि वो क्या कह रहे हैं और न्यू रेशियो आप खुद ब खुद निकालना सीख जाएंगे। कोई इसके लिए आपको अलग से कुछ कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है बस उसी के ऊपर ये बेस्ड है और आप देखिएगा कि आप कैसे फटाफट न्यू रेशियो भी कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। तो बच्चे केस 1 है हमारे सामने, दैट C एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम A। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब नई रेशो आप बनाने जा रहे थे ना, तो उसमें आपने ये डिसाइड किया कि C A से 1/5 शेयर लेगा। 1/5 शेयर लेगा कैसे, देखो जरा। तो केस 1 कहता है दैट C एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम A। यानी कि जब आप न्यू रेशो कैलकुलेट करने के बारे में सोच रहे थे, न्यू रेशो डिटरमाइन कर रहे थे, तो आपने कंडीशन रखी कि नई रेशो हमारी बन रही है ना, तो उस टाइम पे C कहता है A से कि आप मुझे ना 1/5 शेयर दे दो। ठीक है, तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जितना भी मेरा शेयर है उसमें से मैं आपको 1/5 शेयर दे देता हूं। ठीक है, तो अब आप ये देखिए जरा कि A का फिर न्यू शेयर कितना बनेगा। अगर A का ऑलरेडी शेयर 5/10 है और आप उससे कहते हो कि मुझे अपने शेयर में से 1/5 दे दो, तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसको माइनस, आप क्या करेंगे, सिंपली इसको माइनस कर देंगे कि मेरे शेयर में से आप 1/5 ले जाओ, कोई बात नहीं। तो एलसीएम आया यहाँ पे 10, तो 5 - 2, तो 5 - 2 ये निकल कर आया 3/10। यानी कि 3/10 अब A का नया शेयर है। क्यों? क्योंकि उसने अपने शेयर में से, यानी कि उसका 5/10 शेयर था, उसने उसमें से आपको 1/5 शेयर दे दिया है। अब मैडम B का नया शेयर कितना होगा? क्या इस कंडीशन में B का नाम इन्वॉल्व है? जो भी बातचीत हो रही है वो सिर्फ C और A के बीच में हो रही है, यानी कि B के शेयर में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आया है। जितना उसका पुराना शेयर था उतना ही उसका नया शेयर है। उसके बाद अगर मैं C के शेयर की बात करूं, तो C का शेयर ऑलरेडी था 1/10 और उसने 1/5 A से भी लिया है, तो इसका मतलब उसका शेयर बढ़ गया। भाई जिसने अपना शेयर दे दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, आपने उसके में से माइनस कर दिया है, और जिसको ये शेयर मिलने वाला है आपने उसके में उस शेयर को प्लस कर दिया। तो यहाँ आपने जब एलसीएम लिया तो 1 + 2 यानी कि ये बनता है 3/10। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया न्यू रेशो क्या है, तो आप तुरंत बता सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सबके सेम है। तो भाई न्यू रेशो बनी 3/4/3। ये देखो, क्या मैंने आपको कुछ अलग से पढ़ाया? नहीं, सिर्फ हमने कंडीशन को समझा कि कौन किसको शेयर देगा और आपने इजीली कैलकुलेट कर लिया सबका शेयर, निकल गई आपकी न्यू रेशो। अब मैम गेनिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो, क्या इस क्वेश्चन में तुम्हें लगता है कि फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, ओल्ड माइनस न्यू या न्यू माइनस ओल्ड? अब हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करेंगे जहां पर हम गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला भी नहीं लगाएंगे और आंसर हमारे सामने होगा। आप खुद विजुअलाइज करो यहाँ पे कि बच्चे आपको दिख नहीं रहा कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। ए अपने शेयर में से 1/5 सी को दे रहा है, तो ए यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहा है। ए सेक्रीफाइसेस हिज शेयर बाय 1/10 शेयर, और वहीं पर सी गेन्स बाय 1/5 शेयर। जितने से ए सेक्रीफाइस कर रहा है उतने से ही सी गेन कर रहा है। सो ये हुआ हमारा केस नंबर 1, जहां पर हमने ये पढ़ा
कि जब एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को अपना शेयर देता है तो किस तरीके से न्यू रेशियो कैलकुलेट की जाती है और किस तरीके से वहां पे हम डायरेक्टली गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालते हैं विदाउट अप्लाइंग एनी फॉर्मूला। अगर आप फॉर्मूला भी अप्लाई करते तो भी आपका आंसर यही आता। अब चलते हैं केस नंबर 2 की तरफ। बेसिक इंफॉर्मेशन सेम ही रहेगी। 3 पार्टनर हैं ए बी सी, शेयर कर रहे थे प्रॉफिट और लॉस 5:4:1 में, यानी कि वो उनकी ओल्ड रेशो है। केस 2 में कंडीशन बोली गई है दैट सी एक्वायर्स 1/5 इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। यहां पर सी एक्वायर कर रहा है टोटल 1/5 शेयर, लेकिन वो ये शेयर किससे एक्वायर कर रहा है? ए और बी से। और कैसे? इक्वली। अब 1/5 को इक्वली कैसे डिवाइड किया जाए? देखो बच्चों, सपोज करो कि मेरे पास 6 चॉकलेट्स हैं, मैंने कहा कि इन्हें 2 लोगों में इक्वली डिवाइड करना है, तो आप क्या करेंगे? 6 को डिवाइड कर देंगे 2 से और हर एक बच्चे को 3-3 चॉकलेट आप दे देंगे, ठीक है? यानी कि आपने 2 से 6 को डिवाइड कर दिया है, या मैं कहूं 6 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया है 1/2 से। बात एक ही है। तो यानी कि किसी भी नंबर को अगर इक्वली डिवाइड करना है तो उसको 2 से या तो डिवाइड कर दीजिए, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात एक ही है, ठीक है ना? तो अब यहां पर आपको 1/5 को इक्वली बांटना है ए और बी के बीच में। सी एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। कितना? कैसे डिवाइड करोगे भाई? 1/5 आपने इक्वल बांटना है ए और बी के बीच में, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से, यानी कि ये दोनों से ही 1/10 और 1/10 शेयर गेन करेगा। तो आई होप आपको ये तो निकालना आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे है? अब न्यू रेशो कैसे निकलेगी? देखो यहाँ पे ओल्ड शेयर है हमारे पास ए का 5/10, बी का 4/10 और सी का 1/10, ठीक है? हम यहाँ पर सेक्रीफाइस और गेन को एडजस्ट करेंगे। क्या ए सेक्रीफाइस कर रहा है? ए सेक्रीफाइस कर रहा है या गेन? उन्होंने बोला है सी ए और बी से शेयर ले रहा है, दैट मीन्स ए और बी क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो यानी कि मैं ए के शेयर में से माइनस करूंगी 1/10, लाइकवाइज मैं बी के शेयर में से भी माइनस करूंगी 1/10। और क्योंकि सी गेन करने वाला है, क्योंकि सी ही एक्वायर कर रहा है ए और बी दोनों से, तो इन दोनों का टोटल यानी कि 2/10 से सी कर रहा है गेन। अब यहां पर अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो 5 - 1 ये आया आपका 4/10, 4 - 1 ये आया आपका 3/10 प्लस 2 यानी कि 3/10। लीजिए आपके पास न्यू रेशो आ चुकी है 4:3:3। चलो जी, क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। न्यू रेशो तो आ गई। अब मैम गेनिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो बताओ। क्लियरली आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये 2 पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। कितने से? 1:1। तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो आप क्या लिखेंगे ऑफ ए एंड बी? 1:1, क्योंकि इक्वली ही दोनों सी को शेयर प्रोवाइड कर रहे हैं। वहीं पर सी गेन कर रहा है, सी गेन्स बाय कितने शेयर से? जितना इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया, यानी कि 1/5 शेयर। लो जी, आपका केस नंबर 2 भी हुआ कंप्लीट। बस यहाँ पे क्या था? यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हमें ये बात बोली गई कि सी अब दोनों से ही 1/5 शेयर इक्वली लेगा, ठीक है? आई होप आपको केस नंबर 2 बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। केस नंबर 3 जरा एक बार देख लीजिए ध्यान से कि क्या है। केस नंबर 3 में लिखा है दैट ए बी सी विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। क्या मतलब है इस लाइन का? यहाँ उन्होंने आपको क्लियरली कह दिया है कि न्यू रेशो इक्वल है। आपके पास ओल्ड रेशो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 5:4:1। न्यू रेशो उन्होंने बता दी है 1:1:1। आपको जस्ट क्या करना है? या तो सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगा दीजिए या गेनिंग रेशो का, और आपके सामने आंसर आ जाएगा। आपको क्लियरली पता चल जाएगा कौन गेन करने वाला है और कौन सेक्रीफाइस। तो केस नंबर 3 तो मैं नहीं करा रही हूं, मैं अब आपको कराने वाली हूं केस नंबर 4। केस नंबर 4 के लिए भी बेसिक इंफॉर्मेशन हमारी सेम ही रहेगी। ओल्ड रेशो 5:4:1 ही रहेगी। केस 4 के अंदर बोला गया दैट सी एक्वायर्स 1/10 शेयर ऑफ ए एंड 1/2 शेयर ऑफ बी। यहां पर आपसे ये कहा गया कि सी ए से उसके शेयर का 1/10 शेयर लेगा। देखो यहां पर अब आपकी इंग्लिश और मैथमेटिक्स दोनों इस्तेमाल होने वाली है। कैसे? बच्चे अब तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें एक वर्ड लिखा था फ्रॉम, और अब यहां पर लिखकर आया है एक वर्ड ऑफ। अब फ्रॉम और ऑफ में क्या डिफरेंस होता है, इसके लिए हमारी इंग्लिश टेस्टिंग होने वाली है। ये फ्रॉम को हिंदी में बोलते हैं से, है ना, और ऑफ को बोलते हैं का।
अब ये से और का क्या यहाँ पर यूसेज है, जरा उसके लिए पहले एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज करो मेरे पास 18 चॉकलेट्स हैं और उसे मुझे 3 फ्रेंड्स में बांटना है। एक का नाम है एक्स, एक का नाम है वाई और तीसरे का नाम है हमारा जेड। अब यहाँ पर एक्स को हमने दी 8 चॉकलेट, वाई को दी 6 चॉकलेट और जेड को दी 4 चॉकलेट। जब जेड को सबसे कम चॉकलेट मिली तो वो मायूस होकर बैठ गया। अब ऐसे में उसके मायूस चेहरे को देखकर एक्स उसके पास गया और कहता है कि जेड क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो, क्यों इतने उदास हो चुके हो। उसने कहा कि देखो ना यार, चॉकलेट्स बटी लेकिन मुझे तो सबसे कम शेयर मिला, मुझे तो सिर्फ 4 ही चॉकलेट्स मिली और तुम लोगों को 8 और 6 मिली। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने शेयर में से दे देता हूँ चॉकलेट, बताओ तुम्हें कितनी चॉकलेट चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो उसने एक सेंटेंस यूज किया, मुझे तुम्हारे हिस्से से वर्ड यूज किया, तुम्हारे हिस्से से 2 चॉकलेट चाहिए। तो एक्स ने कहा ठीक है भाई, मेरे पास 8 चॉकलेट्स हैं, अगर मैं अपने हिस्से से 2 चॉकलेट निकाल भी दूं तो मेरे पास 6 चॉकलेट बचेंगी, कोई बात नहीं, फिर उसके बाद हम सभी के पास बराबर चॉकलेट हो जाएंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि जब से वर्ड यूज हुआ तो आपने यहां पर माइनस का साइन इस्तेमाल किया। बट वहीं पर अगर जेड ये बात बोलता कि मुझे तुम्हारे हिस्से का 1/2 चाहिए, मुझे तुम्हारे हिस्से का 1/2 चाहिए, का तुम्हारे हिस्से का, यानी कि सबसे पहले यहां पर तुम्हें जानना होगा कि तुम्हारे हिस्से का 1/2 यानी कि आधा कितना है, तुम्हारे हिस्से का आधा। तो हिस्से का आधा के लिए याद करो अपनी मैथ्स। अगर हमें किसी का भी कोई परसेंटेज निकालना होता है कि भाई 5% ऑफ 10,000 कितना होगा, तो आप क्या करते हो, 10,000 इंटू 5/100 करते हो ना। यानी कि जब भी आप मैथ्स में ऑफ का यूज करते हो तो वहां इस्तेमाल किया जाता है ऑपरेटर मल्टीप्लाई। जैसे यहां आपने माइनस इस्तेमाल किया, वहां पे क्या इस्तेमाल किया जाता है, मल्टीप्लाई। इसका मतलब अगर मुझे x के 8 चॉकलेट्स का हाफ निकालना होगा तो यहां पर मैं इस्तेमाल करूंगी मल्टीप्लाई का साइन और यहां मुझे मिल जाएंगी 4 चॉकलेट्स। यानी कि अब z x से 4 चॉकलेट्स डिमांड कर रहा है ताकि 4 + 4 कितना हो जाए उसका शेयर, 8 चॉकलेट्स के बराबर। देख रहे हो फ्रेंड की शराफत का कितना फायदा उठाया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कभी भी ऑफ लिखा होता है तो हम माइनस कर देते हैं सीधे सीधे, लेकिन अगर कभी भी ऑफ लिखा है तो आपको यूज करना होगा मल्टीप्लाई का साइन। यानी कि पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि कितना शेयर मांगा जा रहा है, उसके बाद आप उसको माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रॉम और ऑफ का कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है। तो अब केस 4 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई क्वेश्चन में बोला गया है कि सी एक्वायर करता है ए से उसके शेयर का 1/10। तो यानी कि ए सेक्रीफाइसेस, भाई वो एक्वायर कर रहा है, इसका मतलब ए सेक्रीफाइस कर रहा है। ए सेक्रीफाइसेस हिज शेयर कितना, भाई उसके शेयर का, यानी कि 5/10 का 1/10 आया 5/100। और अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो ये आ जाएगा 1/20। इसी तरीके से बी सेक्रीफाइसेस हिज शेयर, उसका शेयर है 4/10, वो अपने शेयर का 1/2 दे रहा है, तो यानी कि 4/20। अब यहां पर आप इसे मत रिड्यूस करना क्योंकि यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, हमें सॉल्व करने में आसानी रहेगी। अब मैंने सेक्रीफाइसेस शेयर निकाल लिए हैं कि कौन कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। अब यहाँ पर हम न्यू शेयर निकालने की कोशिश करते हैं। ओल्ड शेयर अगेन वही हमारे पास 5/10, 4/10 और 1/10। ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब हमें पता चल चुका है कि कितना सेक्रीफाइस हो रहा है, तो अब हम यहाँ पर जो है माइनस का साइन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां से -1/20 और यहां से -4/20। और क्योंकि ये गेन कर रहा है, कितना गेन कर रहा है भाई, जितना इन्होंने सेक्रीफाइस किया उतना ही ये गेन कर रहा है। तो 1/20 + 4/20 यानी कि 5/20। तो ये आ गए आपके न्यू शेयर 9/20, 4/20 और 7/20। तो न्यू रेशियो निकल कर आई 9:4:7। अब बात आती है यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो की। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो की अगर मैं बात करूं जो कि ए और बी के बीच में है, तो आप खुद यहाँ पर देखो कि ए और बी कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ये रहा 1/20 और 4/20, यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो आई 1:4। और अगर मैं गेन शेयर की बात करूं तो सी गेन्स बाय, कितने से गेन कर रहा है, जितने से ये
सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यानी कि 5/20 शेयर। तो बस थोड़ा सा केस 4 था जिसके अंदर हमें कुछ चीजों को समझना था, अदरवाइज क्वेश्चन तो हमारा इजी था। ये ऑफ और फ्रॉम का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वही यहाँ पर हमें समझना था, अदरवाइज न्यू शेयर निकालना, गेन शेयर निकालना, सेक्रीफाइस शेयर निकालना ये हमारे लिए बहुत इजी है। अब समझ आ गया है सारा कॉन्सेप्ट। अब एक आखिरी क्वेश्चन करेंगे और आज की क्लास को करेंगे खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, प्रणव, करण एंड रहीम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन अग्रीड रेशो, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन में हमें ओल्ड रेशो गिवन नहीं है। With effect from 1st April, they agreed to share the profits in the ratio of 3:3:4. अब तक क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशो गिवन थी, आपने न्यू रेशो निकालना सीख लिया कि नहीं भी गिवन है तो हमें निकालना आता है, हमें गेनिंग में निकालना आता है, हमें सेक्रीफाइसिंग में निकालना आता है। इस क्वेश्चन में हमें स्टार्टिंग में ओल्ड रेशो तो नहीं दी, लेकिन आगे जाके जो रेशो दी गई है कि हमने डिसाइड किया है कि अब हम इस रेशो में शेयर करेंगे, इसका मतलब क्वेश्चन में आपको न्यू रेशो गिवन है। आगे चलते हैं। टू अराइव एट द न्यू रेशो, रहीम टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम प्रणव एंड करण। अब यहाँ पे कंडीशन बताई कि इस रेशो तक पहुंचने के लिए रहीम ने इक्वल शेयर लिया है प्रणव और करण से, बट वो इक्वल शेयर कितना लिया गया है? वो इक्वल शेयर लिया गया है 1/5, यानी कि रहीम 1/5 शेयर लेगा इक्वली प्रणव और करण दोनों से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैलकुलेट द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब क्वेश्चन आपसे कहता है कि ओल्ड रेशो निकालो। अब तक न्यू रेशो निकाल रहे थे, सेक्रीफाइसिंग निकाल रहे थे, गेनिंग भी निकाल रहे थे, तो अब ओल्ड भी निकाल देंगे। कैसे भाई? पहले तो हमारे पास ये होना चाहिए कि रहीम ने प्रणव और करण से कितना कितना शेयर लिया। तो अब ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, सो यहां पर फिर से वही बात बोली गई कि इक्वली ले रहा है, तो रहीम एक्वायर्स equally from प्रणव एंड करण कितना? 1/5 into 1/2, यानी कि दोनों से कितना कितना शेयर लेगा वो? 1/10। तो इसी टेबल का अगर हम इस्तेमाल करें, पहले न्यू शेयर लिख देते हैं 3/10, 3/10 और 4/10। प्रणव और करण ने 1/10 और 1/10 सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। बट अब हम यहाँ पे सेक्रीफाइस को माइनस नहीं प्लस करेंगे। क्यों? क्योंकि जब इनका ये ओल्ड शेयर रहा होगा उसमें से इन्होंने 1/10 शेयर रहीम को नहीं दिया। 1/10 शेयर जब रहीम को दे दिया था तो न्यू शेयर पे पहुंचे थे हम। इसका मतलब स्टार्टिंग में ये 1/10 उनके शेयर में इंक्लूडेड था। और सीधी सी बात है, ओल्ड से न्यू की तरफ जाते हो तो आप सेक्रीफाइस को माइनस करते हो और गेन को प्लस करते हो, क्योंकि आपको जानना है कि अब कितना शेयर है। लेकिन जब आप न्यू से ओल्ड की तरफ जा रहे हो तो आप क्या करोगे? सेक्रीफाइस को करोगे प्लस, क्योंकि आप ये जानना चाहते हो ना कि सेक्रीफाइस से पहले कितना शेयर था। तो सेक्रीफाइस को करोगे प्लस और गेन को करोगे माइनस। तो बिल्कुल यही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। हमने सेक्रीफाइस को करा है प्लस, और अब यहाँ पे जो गेन शेयर है, गेन शेयर कितना है इसका? गेन शेयर कितना है? 2/10। भाई सिंपली इन दोनों को प्लस करके जो यहाँ पर आएगा, मैं 2/10 लिखूं, 1/5 लिखूं, बात एक ही है। तो यहाँ पर ओल्ड शेयर था इनका 4/10, इसका भी 4/10 और इसका बना था 2/10, यानी कि जो ओल्ड रेशो रही थी वो क्या थी? 4:4:2, या मैं बोलूं 2:2:1। सिंपल, ये आ गई आपकी ओल्ड रेशो। तो बहुत सिंपल है। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि गेन और सेक्रीफाइस का क्या कॉन्सेप्ट है, तो चाहे वो आपसे न्यू रेशो पूछे, चाहे वो आपसे ओल्ड रेशो पूछे, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, सो आज हमने जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन दिया इस चैप्टर का। हमने न्यू रेशो, गेन रेशो, सेक्रीफाइस रेशो ये सब निकालना सीख लिया है। फर्स्ट एडजस्टमेंट हमने सीख ली है। ठीक है, तो मैंने ऑलमोस्ट सारी क्वेश्चंस करा दिए हैं, 1-2 क्वेश्चंस ही रह गए होंगे, तो उसे आप खुद प्रैक्टिस करेंगे और जो इलिस्ट्रेशंस हैं आप उसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड एडजस्टमेंट की तरफ पढ़ेंगे और वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो बिल्कुल मिस नहीं करनी है सेकंड क्लास। ठीक है, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।